भारत में किशोरों के द्वारा किया जाने वाला अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इस समस्या को बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहते हैं। भारत में बाल अपराध की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी बढ़ती दर एक चिंता का विषय है। इसका कारण तेजी से बदलता जीवन परिवेश है, जो एक अबोध बालक को कहीं न कहीं अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी कारण बन जाता है। यदि हम लोग इसके प्रति सचेत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य काफ़ी संकटकारी होगा। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों और समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए बाल अपराध से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे बाल अपराध के प्रकार, बाल अपराध का वर्गीकरण, बाल अपराधियों के लक्षण, बाल अपराध के कारण और बाल अपराधियों के सुधार कार्यक्रम आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के साथ मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा आपके साथ। नमस्कार। जैसा कि हम अवगत भी हैं कि किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या के निराकरण का प्रयास संभव है और समाज निरंतर समस्याओं के निराकरण तथा निदान का प्रयास करता रहता है। समाजशास्त्र प्रारंभ से ही सामाजिक व्याधियों और उसके निराकरण के उपायों को सुझाता है। बाल अपराधी से संबंधित इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल अपराधी कौन है। ऐसे अल्पवयस्क जिनकी आयु निर्धारित नियम सीमा के अंतर्गत आती है के द्वारा किए गए दंडनीय कृत्य जो कि राज्य या स्थानीय प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हों, बाल अपराधी कहे जाते हैं। बाल अपराधी और अन्य वयस्क अपराधियों में अंतर किसी विशेष अपराध अथवा उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं किया जाता है, वरन वह अंतर मात्र आयु सीमा पर ही आधारित है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है। सिरिल बर्ट के अनुसार व्यवहार की दृष्टि से बाल अपराधी उन बालकों को ही नहीं माना गया है जो कानून की अवहेलना करते हैं, वरन उन बालकों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है जिनका आचरण समाज इसलिए अस्वीकार करता है क्योंकि यही दुर्व्यवहार उसे अपराध करने को उत्तेजित करता है। बाल अपराध के प्रकारों पर अगर हम लोग प्रकाश डालें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बालक के द्वारा किया गया आपराधिक कार्य वैयक्तिक बाल अपराध कहलाता है, अर्थात ऐसा अपराध जो किसी एक बालक के द्वारा किया गया हो। दूसरा प्रकार होता है कि कोई बालक अन्य बालकों के साथ मिलकर जब अपराध करता है तो उसको समूह समर्थित अपराध बोला जाता है। नंबर 3, औपचारिक रूप से संगठित बाल गिरोह द्वारा अपराध किया जाना संगठित बाल अपराध कहलाता है। इस प्रकार से चौथा, स्थितिजन्य अपराध, अर्थात इस प्रकार के अपराध की जड़ें गहरी नहीं होती हैं। ये अपराध सरल प्रकृति के होते हैं। अपराध के प्रति निष्ठा के बिना अपराध में संलग्न होना इस श्रेणी में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाल अपराध के 4 प्रकार हैं। पहला वैयक्तिक बाल अपराध, दूसरा समूह समर्थित अपराध, तीसरा संगठित बाल अपराध और चौथा स्थितिजन्य अपराध। अब हम लोग देखेंगे कि बाल अपराध के वर्गीकरण क्या है या बाल अपराध को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें किशोरों के द्वारा देर रात तक बाहर रहना, स्कूल से भागना, चोरी करना, संपत्ति की क्षति करना, हिंसा करना और यौन अपराध करना आदि बाल अपराध के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनर और पाक के अनुसार बाल अपराधों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला, छोटे छोटे नियमों का उल्लंघन करना जैसे यातायात नियम आदि का। नंबर 2, वृहत नियमों का उल्लंघन जैसे वाहन चोरी आदि। नंबर 3, संपत्ति संबंधी बाल अपराध। नंबर 4, मादक व्यसन संबंधी अपराध और नंबर 5, शारीरिक हानि से संबंधित अपराध। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाल अपराधियों के लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है कि बालिकाओं की तुलना में बालकों द्वारा अधिक अपराध किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में जहां 9 बालकों पर 1 बालिका के द्वारा, इंग्लैंड में 7 बालकों की तुलना में 1 बालिका के द्वारा और भारत में 8 बालकों की तुलना में 1 बालिका के द्वारा अपराध किया जाता है, ऐसा अध्ययन किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि बालिकाओं की तुलना में
बालकों के द्वारा अधिक अपराध किया जाता है। अन्य लक्षणों में आयु के बढ़ने के साथ साथ अपराधी प्रकृति तथा क्रिया का विकास हो जाता है। जब आयु बढ़ती है तो शक्ति, अनुभव और मस्तिष्क भी बढ़ता है और इसके बढ़ने से अपराध के प्रकार और स्वाभाविक रूप में बदलाव आ जाता है। सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर भी अपराध कम या अधिक होते हैं और शहर और गांव के परिवेश के आधार पर भी अपराध कम या अधिक होते हैं। बाल अपराध के कारण। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल अपराध के कारण क्या हैं। पहला कारण है शारीरिक लक्षण, अर्थात किसी भी बालक की अस्वाभाविक शारीरिक उन्नति या अवनति, शारीरिक दोष कोई हो, स्थायी रोग, रोगग्रस्तता, स्थायी अथवा अस्थायी दुर्बलता, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बाल अपराध के कारण बनते हैं। बाल अपराध का दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, अर्थात बालक या बालिका का मानसिक रोग, विक्षिप्तता, मानसिक अयोग्यता, मानवीय दुर्बलता, चित्त की चंचलता और भावनात्मक अस्थिरता मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनसे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। तीसरा कारण है बाल अपराध का आर्थिक कारण, अर्थात निर्धनता, बाल श्रम और बेरोजगारी आदि ऐसे आर्थिक कारण हैं जो बाल अपराध का कारण बनते हैं। बाल अपराध में आर्थिक कारण अपराध का प्रत्यक्ष कारण न होकर के अप्रत्यक्ष कारण है। वयस्क अपराध में आर्थिक कारण अवश्य एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कारक है जो स्वयं व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर करता है, लेकिन बालकों में यह प्रत्यक्ष रूप से कारक नहीं होता है क्योंकि बालकों के लिए धन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। बाल अपराध का चौथा कारण है सामाजिक कारण, क्योंकि बालक के लिए उसका परिवार ही सर्वस्व नहीं है बल्कि वह उसके व्यक्तित्व निर्माण का एक पहलू मात्र है। बालक का परिवार के बाहर भी सामाजिक संसार होता है जिसका पर्याप्त प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। सामाजिक कारणों में पहला कारण है पारिवारिक कारण, यानी कुछ ऐसे छिन्न भिन्न, अधूरे या अपराधी परिवार, दोषपूर्ण नियंत्रण वाले परिवार, आर्थिक रूप से असुरक्षित परिवार, अपराधी भाई बहन, माता पिता द्वारा तिरस्कार, परिवार की आर्थिक दशा, भीड़ भाड़ युक्त परिवार, ये कुछ ऐसे पारिवारिक कारण हैं जिनसे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक कारणों में दूसरा कारण है व्यक्तिगत कारण, यानी किसी बालक की बुरी संगति या बुरा संपर्क होना, आवारागर्दी, भगोड़ापन, अर्थात बिना आज्ञा के स्कूल से अनुपस्थित होना। सामाजिक कारणों में तीसरा कारण है सामुदायिक कारण, जिसमें दोषपूर्ण पड़ोस, यानी ऐसा पड़ोस जहां पे इस प्रकार के बालक रहते हों। दूसरा अश्लील साहित्य और सिनेमा। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत में बाल अपराधियों के सुधार कार्यक्रमों के बारे में। बाल अपराधियों के लिए निरोधात्मक साधन, पुनर्वास के तरीके और संस्थागत उपचार के माध्यम से सुधार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारत में बाल अपराधियों के सुधार कार्यक्रमों में पहला है निरोधात्मक साधन। इसमें निरोधात्मक कार्य में संलग्न व्यक्तिगत और सार्वजनिक एजेंसियों का टोली कार्य, अर्थात विद्यालय, उपासना स्थल, माता पिता, अभिभावक संघ आदि के द्वारा युवक को अपराध के लिए प्रेरित करने वाले कारकों को असफल करने और कुसमायोजन के समय बच्चों की स्थिति निर्धारण में प्रारंभिक लक्षणों को पहचानने में सहायता देने संबंधी कार्य किया जाता है। दूसरा है परिवार की शिक्षा, अर्थात परिवार को रहन सहन की शिक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा कार्यों हेतु सुदृढ़ किया जाता है। संगठनों के सदस्यों और कर्मियों का प्रशिक्षण, संकट को पहचानने और माता पिता तथा युवकों को सहायता पहुंचा सकने वाली एजेंसियों के पास भेज सकने में समर्थता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संपादित किए जाते हैं। बाल निर्देशन केंद्रों की स्थापना, गंभीर रूप से विक्षुब्ध तथा कुसमायोजित बालकों के उपचार के लिए बाल निर्देशन केंद्रों की स्थापना की जाती है। कम सुविधा प्राप्त बालकों की सहायता, ऐसे बालक जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ऐसे बालकों को सुविधा प्राप्त कराने का कार्य किया जाता है। पूर्णकालिक मनोरंजन एजेंसियों की स्थापना करना, अर्थात बाल अपराध के विरोध के लिए पूर्णकालिक मनोरंजन एजेंसियां जैसे खेल, क्रीड़ा स्थल, सामुदायिक केंद्र, नाटक, ड्रामा, कठपुतली प्रदर्शन आदि की स्थापना की जाती है। और इसके साथ ही प्रचार संबंधी कार्य, अर्थात समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, चलचित्र आदि अपराध के रोमांचकारी पहलुओं की अपेक्षा अपराध के कारणों, युवक संरक्षण के प्रतिवेदनों की व्याख्या करने का कार्य किया जाता है। बाल अपराधियों के सुधार कार्यक्रमों में दूसरा कार्यक्रम है बाल अपराधियों के पुनर्वास के तरीके। इसमें पहला है बाल अपराधियों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता दिया जाना। दूसरा है अपराधी बालकों को
वयस्कों की तरह दंड नहीं दिया जाना वरन कुछ इलाज भी किया जाना। और तीसरा है भारत ने वयस्क अपराधियों और बाल अपराधियों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में भेद किया है। और तीसरा है संस्थागत उपचार। इसमें बाल अपराधियों के न्यायालय, बाल अपराधियों और वयस्क अपराधियों में अंतर करने के लिए बाल अपराधियों के लिए पृथक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत में साधारणतया 16 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों का ही मुकदमा इस न्यायालय में किया जाता है। इनकी कार्रवाई में अंतर भी होता है, जैसे इसमें वकील जिरह नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई के समय जनता उपस्थित नहीं होती है और पुलिस अधिकारी भी साधारण कपड़े में आते हैं। नंबर 2, रिमांड होम। जब तक किसी बाल अपराधी के मुकदमे की जांच होती है और फैसला नहीं हो जाता है तब तक उसे इस रिमांड होम में रखा जाता है। कभी कभी यहीं से बाल अपराधी को छोड़ दिया जाता है। सुधारालय, 15 वर्ष से कम बाल अपराधी जिन्हें जिंदगी भर के लिए कारावास या कोई सजा मिलती है यहाँ 7 वर्ष तक रखे जाते हैं। सहायक गृह, ये सर्टिफाइड स्कूल से संबद्ध रहते हैं। यहाँ बालकों का सामाजिक कार्यकर्ता अध्ययन करते हैं। फोस्टर होम, 10 वर्ष से कम अपराधियों के लिए फोस्टर होम होता है। जो बच्चे सर्टिफाइड स्कूल में नहीं भेजे जा सकते हैं ये उनके लिए कार्य करता है। प्रमाणित स्कूल, इसमें असामान्य मस्तिष्क के बालकों को छोड़कर अन्य अपराधी बालकों को लंबे समय तक सुधार की दृष्टिकोण से भेजा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जूनियर सर्टिफाइड स्कूल जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं और दूसरा सीनियर सर्टिफाइड स्कूल जिसमें 12 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। इसमें अवधि 2 से 3 वर्ष होती है। स्कूल चाहे तो किसी बालक को जल्दी भी मुक्त कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की एक सामाजिक समस्या बाल अपराध के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बाल अपराध की बढ़ती दर एक चिंता का विषय है और इस बाल अपराध की बढ़ती दर को सामाजिक जागरूकता और बाल अपराधियों के लिए चलाए जा रहे बाल सुधार कार्यक्रमों के द्वारा इसमें कमी लाई जा सकती है। एक बालक चाहे शारीरिक कमजोरी से पीड़ित हो या उसकी बुद्धि कम हो या उसके माता पिता अपराधी हो या उसका वातावरण खराब हो या उसकी उपलब्धियां निम्न स्तर की हो, फिर भी वह अपराधी नहीं बनेगा जब तक कि वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट ना हो और असंतोष को दूर करने के लिए उसके समाज स्वीकृत प्रयास असफल ना हो चुके हों। एक बालक बाल अपराध के लिए अपने व्यवहार के लिए उतना उत्तरदायी नहीं होता जितना कि उसका सामाजिक वातावरण जो बाल अपराध के प्रति पूर्वानुकूलता उत्पन्न करता है। अर्थात एक अच्छा सामाजिक वातावरण एक बालक को अपराध की ओर जाने से रोकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।